हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल से जुड़े ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम आज के इस वीडियो में हम की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टेप्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस तथा लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 6 की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। क्या होता है वो 6 एलिमेंट्स जो एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को जो है और भी ज्यादा रोबस्ट बनाता है, यानी कि उसमें ताकत भरता है, उसमें जो है उसको बहुत अच्छा सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहला है वो है हैविंग एन ऑनगोइंग एंड अ रेगुलर डिस्कशन, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉइज के साथ लगातार बातचीत या चर्चा करते रहना। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो है क्रूशियल एस्पेक्ट है। यानी कि मैनेजमेंट को ये समझना है या जो है सुपरवाइजर को ये समझना है कि अपने एम्प्लॉइज के साथ लगातार जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है उनसे बातचीत करते रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई मतभेद है बीच में एम्प्लॉइज एज वेल एज वर्कर या उसका जो है अपने बॉस के साथ या जो है सुपरवाइजर के साथ या मैनेजर के साथ, तो चर्चा के दौरान इन सब विषयों पर जो है लगाम लगेगा, यानी कि हेल्दी रिलेशंस डेवलप होगा। जो दूसरा जो एस्पेक्ट है जो एक अच्छा अप्रेजल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है कि जो है जो भी परफॉर्मेंस होता है, यानी कि सुपरवाइजर या मैनेजर जो भी परफॉर्मेंस, वर्कर का परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसे नोट करते रहना, यानी कि उसका रिकॉर्ड क्रिएट करते रहना, हमेशा उसको जो है अपने फाइल में किसी न किसी तरीके से उसको मेंशन करना। ये होता है क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे समय पार होता है हम इंसान होने के नाते क्या होता है हम भूलने लगते हैं, और कई बार बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डाटा जो है हमारे हाथ से निकल जाता है। तो अगर हम रेगुलरली उसको नोट डाउन करते रहेंगे तो आखिर में जब फाइनली इवैल्यूएशन का टाइम आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है कि एक साल के एक बीच में एक मिड ईयर रिव्यू अगर हो तो ये एक बहुत अच्छा जो है तरीका माना जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल वैसे तो साल में एक बार होता है, अगर हम बात करें लोअर लेवल में एक बार होता है। तो इसी सिलसिले में ये कहा गया है कि अगर बीच में एक दिन और मतलब किसी 6 महीने के बाद एक बार और रिव्यू हो तो क्या होता है कि गैप ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि उसमें फिर इंटरेक्शन कम होने का चांस रहता है, और साल में एक बार बीच में अगर रिव्यू हो गया तो फिर जो है वो फिर एक अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। और इससे भी अच्छा और भी होगा अगर बीच में के अलावा क्वार्टरली अप्रेजल हो, यानी कि 3-3 महीने में, हर 3 महीने में अगर रिव्यू हो, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बल्कि एक छोटा प्रोसेस ही सही, तो क्या होगा ना बातचीत का जो है संभावना बढ़ती जाएगी। और इससे जो है जो बीच में जो मतभेद क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारणों से, चाहे जो है समझ के में भेद होने की वजह से हो, चाहे जो है अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस हो, चाहे जो है भाई इन नंबर ऑफ रीजंस होता है, जानकारी ना पूरी तरीके से दे पाने की वजह से हो। तो जब हम क्वार्टरली अप्रेजल करते हैं किसी भी चीज का या क्वार्टरली जो है चीजों पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि ऐसे मतभेद जो है दिन ब दिन कम होता जाता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि भाई वर्कर और मैनेजर जो है क्लियरली स्टैब्लिश कर ले किन किन मुद्दों पर जो है इवैल्यूएशन होगा, यानी कि जो गोल्स होंगे या टारगेट्स होंगे, खास तौर पर मिडिल एंड हायर लेवल मैनेजमेंट में, जिसको हम कई बार MBO दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। हालांकि ये हायर लेवल पर ही ज्यादातर एप्लीकेबल देखा गया है, लेकिन अगर ये लोअर लेवल में भी अगर होने लग जाए तो इसका जो है बड़ा सकारात्मक परिणाम देखा गया है। मतलब कि इसमें क्या होता है, मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय को आमने सामने बैठकर जो है टारगेट बताता जाता है कि भाई आपको 1 2 3 4 ये 4 जो है काम या एक्टिविटीज आपको डिलीवर करना है, और वर्कर भी उन चारों चीजों को अच्छे से समझ के और उन चारों टारगेट्स को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे तो हाई सैलरी चाहिए या इंसेंटिव चाहिए, तो इसके लिए फिर उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो सामने से इस चीज को ओपनली मान लेता है तो ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद
पांचवा पॉइंट जो है वो है ना केवल फीडबैक एम्प्लॉइज से ले, जो सुपरवाइजर्स ना केवल सिर्फ अपने जो है जूनियर से ले, बल्कि साथ ही साथ अगर उसके कलीग्स से भी या सहकर्मियों के साथ उनका भी फीडबैक ले ले कि जो आपका जो है सहकर्मी है कैसा काम किया है, तो ये भी बहुत ही एक अच्छा जो है सिस्टम को रोबस्ट बना देता है। इससे क्या हो जाता है, जो है अप्रेजल सिस्टम जो है ये जो है 1-to-1 के अलावा ये जो है पैरेलली भी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है। इससे जो पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है इसको कहते हैं 180 डिग्री अप्रेजल, यानी कि जो है सिर्फ बॉस ही नहीं बल्कि अपने सहकर्मी भी फीडबैक दे रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो कुछ जानकारी यानी कि रिलेशंस बिल्डिंग से रिलेटेड जानकारी हो गई, अपने साथियों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे काम जो है अपने सहकर्मियों के काम पर भी निर्भर कर जाता है, तो उनसे भी अगर इनपुट आ जाता है और वो भी अप्रेजल सिस्टम में जुड़ जाता है तो उससे और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है अप्रेजल यानी कि इवैल्यूएशन में। और सबसे लास्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज जो अक्सर जो है देखा गया है कि एट अ लोअर लेवल जो मिस हो जाती है, वो है छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं वर्कर्स की, उसको भी सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम कोई बड़ा टारगेट अचीव करते हैं, वर्कर कोई बड़ा टारगेट अचीव करता है या जो कोई टीम है कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है या जो भी टारगेट दिया वो पूरा करता है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो डिनर पे जाके सेलिब्रेट करे या कहीं घूमने जाके सेलिब्रेट करे या कुछ भी करे, सेलिब्रेट करे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ना केवल बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पे सेलिब्रेट करे, बल्कि उसके साथ साथ छोटी छोटी सेलिब्रेशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा खर्चीला हो, बल्कि छोटे मोटे जश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इससे जो है वर्कर्स के माइंड में एक सकारात्मक प्रभाव देता है और ये एक स्ट्रेस रिलीजिंग का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे जश्न मनाना बहुत ज्यादा फॉर छोटे छोटे एक्टिविटीज या छोटे छोटे सक्सेस के लिए ये बहुत ज्यादा सकारात्मक माना गया है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हमने समझ लिया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इंपॉर्टेंट एक चीज होता है कि भाई उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से जो है अप्रेजल को किया जाएगा। तो अलग अलग स्टेप्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को करने के, 6 अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि 3 शब्द इस्टेब्लिश, यानी कि क्या रिजल्ट चाहिए इसको पहले फिक्स कर लो, क्या एक्सपेक्टेड है। ये चीज फॉर्मल में भी लागू होता है और इनफॉर्मल में भी ये चीज लागू होता है। तो चलिए हम इस पॉइंट को 2 अलग अलग उदाहरण के साथ समझते हैं। एक लेते हैं एक सेल्स पर्सन का एग्जांपल लेते हैं और दूसरा एक कॉमन जो एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कोई अगर स्टूडेंट हो, तो अगर हम कहते हैं इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल ये होता है कि भाई जैसे एक स्टूडेंट है, उसको एग्जाम देना है, तो एग्जाम जब वो देगा तो उससे पहले उसकी कुछ जो एग्जाम तो हो गया इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मतलब उसने एग्जाम दिया, तो किस चीज का इवैल्यूएशन होगा। इस इवैल्यूएशन उसको बता देना पड़ेगा पहले ही कि भाई अगर आपने इतना मार्क्स लाया तो आप जो है फर्स्ट क्लास हो जाओगे, इतना उससे थोड़ा कम लाए तो आप सेकंड डिवीजन पास करोगे, अगर आप उससे भी कम यानी कि 40% मार्क्स लाए तो आप जो है पास करोगे, और उससे कम लाए तो है आप फेल करोगे। तो ये जो डिसाइड हुआ यानी कि 60 या 70 पर फर्स्ट क्लास, 50 पर सेकंड क्लास, 40 पर पास क्लास, इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। यानी कि इतना मार्क्स आया तो आप इसी रैंक में गिरोगे। अगर हम सेल्स गाय का जैसे मैंने बताया दूसरा उदाहरण लेंगे तो उसके लिए भी ऐसा ही स्टैंडर्ड्स लागू होता है। जैसे कि सेल्स को बोल दिया जाएगा अगर आपने मान लीजिए 100 यूनिट्स बेचा तो आप टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में आ जाओगे, अगर आपने 90 यूनिट्स बेचा तो आप जो है अच्छा वाले में आओगे, अगर आपने 70 बेचा तो आप एवरेज में आओगे, और 70 से कम बेचा यूनिट्स बेचा जो भी हो, चाहे जो जिस चीज का भी वो सेल्स करता हो, अगर उतना बेचा तो आप जो है पुअर परफॉर्मर में आओगे। तो इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि फिक्स करना कि कितने पे क्या रैंकिंग मिलेगा, कितने पर आप टॉप परफॉर्मर में आओगे, कितने यूनिट्स बेचा तो यहां पर आओगे कितने में, इसी को कहते हैं एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दूसरा जो उसका सेकंड स्टेप होता है उसे कहते हैं एक बार स्टैंडर्ड्स फिक्स हो गया,
फिर जो है उसे एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करना। तो यानी कि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को बताना कि भाई 60 में ही आप फर्स्ट हो, वरना कहीं कहीं ऐसा भी हो जाए, ना हो जाए कि स्टूडेंट समझे कि 50 मार्क्स आया और वो समझे कि भाई मैं तो फर्स्ट क्लास हूं, जबकि रियलिटी यह है कि 60 पे फर्स्ट है। तो ऐसा ही एम्प्लॉइज के साथ भी होता है। सेल्स वाला जो बंदा है उसे पता होना चाहिए कि कितना यूनिट उससे बेचना उससे एक्सपेक्टेड है, या उससे एक्सपेक्टेशन रखी गई है, उससे उम्मीद कर रही है कंपनी की भाई आप जो है अगर आपको टॉप परफॉर्मर बनना है तो आपको इतना यूनिट्स बेचना है। अगर आपको एवरेज अगर आपको उससे इतना में बेचे तो आप एवरेज में आ जाओगे। तो ये चीज जो है वर्कर को या स्टूडेंट को या जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उसे कम्युनिकेट करना, यानी कि कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को बताना आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। तीसरा जो उसके बाद वाला स्टेज आता है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए मेजर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है ना, इसमें 3 एस्पेक्ट्स को समझना बड़ा जरूरी होता है। एक होता है परफॉर्मेंस, यानी कि जो काम हो गया, ठीक है, इट्स अ पास्ट इवेंट, इट्स अ डेड इवेंट, वो हो चुका, अब उसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, वो हो चुका, उसके अब करेक्शन ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो टाइम पार हो चुका है। बिकॉज एक टाइम लिमिट के अंदर ही काम करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आजीवन काम करते रहना है, और इवैल्यूएशन भी ऐसा नहीं है। मतलब एक टाइम फ्रेम दे देगा, 6 महीने में आपको ये काम करना है, या 3 महीने में ये काम करना है, या 2 महीने, 1 महीने, कितना टाइम पीरियड में देना है। वो टाइम पीरियड पार हो गया तब वो बन गया परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस बुरा परफॉर्मेंस बात की बात है, ठीक है। दूसरा चीज जो आ जाता है वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। परफॉर्मेंस माने जो हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस माने जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, और वर्क टू बी डन यानी कि भविष्य में क्या करने वाला, जिस पर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट का, यानी कि मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कि एक बार काम हो गया, टाइम पार हो गया, 6 महीने का टाइम दिया गया था, उसके बाद भी होगा उसका एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन। तो मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है एक बार टाइम पार हो गया, फिर जो है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि भाई क्या किया तुमने, किस हद तक, किस लेवल का काम किया है तुमने, बहुत अच्छा काम किया, एवरेज किया, पुअर किया, क्या किया। इसी को बोलते हैं मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। चौथा जो स्टेज आता है उसे कहते हैं एक बार मेजर कर लिया तो उसको जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किया है उसके साथ कंपेयर करना। यानी कि स्टैंडर्ड बोला था भाई अगर आपने 70 लाया तो आप फर्स्ट हो गए, अगर आपने 50 लाया तो आप सेकंड हो गए। तो ये जो है अभी लाया कितना है उसने, और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना, कितना, अगर सेल्स वाला है तो भाई कितना बेचा उसने मान लीजिए 100 यूनिट्स बोला गया था और उसने 90 ही बेचा है, तो 90 में बेचता है तो उसका क्या आता है, एवरेज में आता है, टॉप परफॉर्म में आता है, लो में आता है, क्या आता है, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। और 5वां पॉइंट जो होता है एक बार कंपैरिजन हो जाना और पता लगना कि भाई वो कैसा उसकी स्टेज है, किस स्थिति पर है, क्या उसका जो है पोजीशन है। तो फिर उसके बाद एम्प्लॉय के साथ, वर्कर के साथ, या सेल्स वाले के साथ, या स्टूडेंट के साथ, क्योंकि पेरेंट टीचर मीट होगी, फिर वो पेरेंट्स जाएंगे और बच्चे के बारे में बोलेंगे टीचर कि भाई आपका बच्चा जो है 40% मार्क्स लाया है जो सेकंड डिवीजन में आता है, और यहाँ ये गलतियां किया है, फलाना XYZ। तो इसी को बोलते हैं डिस्कस अप्रेजल विद द एम्प्लॉइज। इन केस ऑफ स्टूडेंट डिस्कस अप्रेजल या मार्क्स विद द स्टूडेंट की भाई कॉपी चेक हो गया तो फिर जाके स्टूडेंट बोलता है कि भाई आपने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, टीचर से जाके स्टूडेंट पूछ सकता है। इसी को कहते हैं डिस्कशन। डिस्कशन बहुत जरूरी है टू गेट अ पॉजिटिव फीडबैक। देखिए डिस्कशन का पर्पस होता है कि अच्छा सकारात्मक कमेंट्स मिले, ताकि जो है एम्प्लॉय अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करे। इन केस ऑफ स्टूडेंट भी समझ पाए कि मैंने कहां गलती की है, और अगली बार अगर मुझे टॉप करना है तो कहां किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिस्कशन के बाद जो फॉलो अप होता है उसे बोलते हैं इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। सकारात्मक सोचने वाले ऐसे सोचेंगे कि करेक्टिव एक्शन सोचिए, नकारात्मक सोचने वाले सोचेंगे कि फिर उल्टा दिशा में जाने लगेंगे, वो बोलेंगे तुम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ ये तो मेरा दुश्मन है, फलाना ढिमकाना, वो अलग बात हो गई। लेकिन मेन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है, छठा आखिरी पॉइंट ये हो जाता है, एक बार डिस्कशन हो गया उसके बाद अगला स्टेप होता है कि करेक्टिव एक्शन लिया जाए, मतलब सुधार किया जाए। अगर वो टॉप बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, जो भी जिस कैटेगरी में वो फिट बैठता है और कंपनी की जो भी नॉर्म्स है उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड दिया जाए। अगर वो थोड़ा बहुत कम है
तो उसको काउंसलिंग किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में इशू है तो ट्रेनिंग के लिए भेजाओ, अगर उसको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है या कंफ्यूजन है या कहीं कुछ और इशू तो काउंसलिंग के लिए भेजा जाए। तो इसी को कहते हैं करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि वर्कर जिस भी स्थिति पे हो उससे या तो ऊपर उठे या उसी लेवल पर मेंटेन रहे। अगर टॉप पर है तो टॉप पर बना रहे, अगर जो है एवरेज है तो उसका सिचुएशन एवरेज या लोअर है तो उसका जो है स्थिति में सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग प्रोसेस, हाउ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट पे, जिसे कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी चीज का अगर एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होगा, और अगर उसका बेनिफिट्स है तो उसका लिमिटेशंस भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज अनलिमिटेड दुनिया में नहीं होती है। ठीक है ना, तो लिमिटेशंस में हम बात करते हैं, कई सारे जो है अप्रेजल सिस्टम में लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो चलिए हम एक एक करके अलग अलग कुछ बड़े ही पॉपुलर और जो है कॉमन लिमिटेशंस हैं उसे समझते हैं। तो पहला लिमिटेशन जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जो बड़ा कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है, उसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। क्या होता है हेलो इफेक्ट? कि हेलो इफेक्ट जो होता है वो सुपीरियर जो या सुपरवाइजर जो होता है या सुपीरियर होता है या जो बॉस होता है या मैनेजर होता है, वो है सर्टेन पॉजिटिव क्वालिटीज को ही देखता है। मतलब उसके दिमाग में, बॉस के दिमाग में ये बैठ जाता है उसके कुछ पॉजिटिव चीजें, हेलो यानी कि पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव क्वालिटीज ही दिमाग में बैठ जाता है। अब वो किस वजह से बैठा ये एक अलग विषय है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव चीजें बैठ जाती है और वो जो है वर्कर का या एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का बाकी सारी जो गुण जो है, नेगेटिविटीज है, वो नजरअंदाज करता है और एक पॉजिटिव क्वालिटी जो उसके नजर में आई है उसी को पकड़े रहता है और उसी के बेसिस पे वो इफेक्ट जो है इवैल्यूएशन कर देता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। इसका कोई भी एक चीज बहुत अच्छा लग गया। मान लीजिए कोई एक वर्कर है जो है वो रेगुलर टाइमली बहुत आता, पंचुअल है, एकदम 9 बजे ड्यूटी है तो 9 बजे पहुंच गया एकदम। या कोई अगर स्टूडेंट है तो हर रोज एकदम समय से पहले क्लासरूम में आके एकदम साफ सुथरे तरीके से बैठ जाता है। तो ये तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन इसका क्लास में परफॉर्मेंस में से कोई खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो भाई कैसे आपने क्लास में परफॉर्म किया, कैसे आंसर्स लिखे, उस पर होगा। लेकिन टीचर के मन में बैठ गया ये तो बड़ा सिंसियर बच्चा है, रोज एकदम टाइमली, बड़ा ईमानदार है, तो उसकी उस क्वालिटी की वजह से पूरा का पूरा कॉपी का जांचना जो होता है टीचर ज्यादा मार्क्स इसलिए दे देता है क्योंकि वो रेगुलर आ रहा है। उसने कैसा परफॉर्म किया, गलत किया, सही किया, ये सब चीजें इग्नोर करके सीधा एक ही पॉइंट पर जो है फोकस हो जाता है। इसी को बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा इशू पर। जो दूसरा लिमिटेशन है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न यानी कि सींग इफेक्ट, सींग तो नहीं कहेंगे उसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न जैसे हेलो पॉजिटिव है तो हॉर्न हो जाता है नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि कोई एक बुराई, कोई एक खामी, कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव क्वालिटी जो कि वर्कर में या स्टूडेंट में देख लिया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने क्लास में कई बार देख लिया कुछ टीचर्स जो हैं जो थोड़े से जो है ना, जो वो उनको जो है वो थोड़े से पुराने जो है विचारधारा में हैं, और कोई एक स्टूडेंट जो है जो एकदम बिल्कुल मॉडर्न है और जीन्स ऐसा पहन के आया है जो थोड़ा सा डैमेज्ड हो या फटा हुआ जीन्स हो, और टीचर के मन में वो खटक गई कि भाई ये तो जो है ये लड़का थोड़ा सा ठीक नहीं है, और उसका जो है मार्क्स एग्जाम में जो परफॉर्म किया वो उसी बेसिस पे कर दे कि भाई इसने तो ढंग के कपड़ा नहीं पहनता, यानी कि ये तो अच्छा नहीं है, इसका काम भी अच्छा नहीं है, या सब कुछ अच्छा नहीं है, तो इसको कम मार्क्स। तो ये इसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। ये लिमिटेशन है, ये एक बायस है, ये सही चीज नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है काम जैसा किया उस पर होना चाहिए, ना कि किसी और एस्पेक्ट पर। तो हॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है कोई एक नेगेटिव चीज जो दिमाग में चिपक गई, उसी के बेसिस पे जो है आप पूरा का पूरा परफॉर्मेंस जो है रेट करने लगते हो। ये जनरली सुपरवाइजर करता है, सुपरवाइजर या मैनेजर जो भी हो, जो इवैल्यूएटर होता है वो करता है। इसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। जो तीसरा लिमिटेशन होता है उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे नाम बता रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज दे देना सबको, चाहे आपने परफॉर्मेंस कैसा भी किया हो। ठीक है, तो लेकिन जो है सुपरवाइजर है या इन केस ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, तो स्टूडेंट्स ने कैसा भी आंसर शीट लिखा हुआ हो,
टीचर सबको एवरेज मार्क्स दे दो, यानी कि जो है 40 से लेकर 60 65 65 के बीच में सबको मार्क्स दे दो, एकदम एवरेज, ध्यान से चेक ही नहीं किया, टिक मार मार के सबको एवरेज दे दिया। इसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो है कंपनी में भी होता है। बॉस जो है जितने भी सेल्स वाले, मान लीजिए 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव उसके अंडर हैं, तो 10 को जो है एवरेज रेटिंग दे दिया 6 7 8 6 7 8 6 7, ऐसे ही करके जो सबको उसी एवरेज में एक बैंड के अंदर सबको मार्क्स दे दिया। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी जो है जेन्युइन कारण भी हो जाता है और कभी कभी जो है जेन्युइन कारण नहीं होता, लेकिन ये एक बायस है। अब आपके मन में आ रहा है कि कब जेन्युइन हो सकता है। मान लीजिए जो है एक छाता बनाने वाला कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कोई रेनकोट बनाने वाली कंपनी हो या छाता बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है। तब जो है रेनी सीजन से जस्ट जो है एक 10-15 दिन पहले क्या होता है, सारे जो है छाते जो है दुकानों में पहुंच जाते हैं, सारी चीजें सब कुछ पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब सीजन शुरू होने वाला है, छाता बिकना शुरू होगा। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा छाता बिकना कब शुरू होता है, पहले से कोई छाता खरीद के नहीं रखेगा। मैं मेजर चंक की बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इंसानों की बात कर रहा हूं। वो क्या करते हैं, आखिरी समय का, जैसे ही पहली बारिश शुरू हुई या दूसरी बारिश हुई, उसके बाद सभी लोग एक साथ भागते हैं दुकान पे और छाता खरीद लेते हैं, यानी कि लास्ट मोमेंट पे उसका डिमांड बढ़ जाता है। मगर एक सिचुएशन सोचिए कि ऐसा हो कि भाई इस बार बारिश ना के बराबर हुई, तो क्या लोग जाएंगे दुकान में और छाता खरीदेंगे? हो सकता है 2-4 लोग जाए, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं हुई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये गलती सेल्स वालों की है? नहीं, क्योंकि जब बारिश ही ज्यादा नहीं हुई तो वो बेचारे बेचें, कितना भी तरीके लगा ले, कितना भी डिस्काउंट ऑफर दे दे, कुछ भी दे दे, लोग इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, तो सेल्स बुरी तरीके से गिर जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स का मोराल डाउन ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि भाई सबको एवरेज रैंकिंग देते हैं, ताकि कोई जो है पुअर परफॉर्मर, जो गलती उनकी नहीं है उस वजह से वो क्यों पुअर परफॉर्मेंस पाए, ठीक है ना। तो ये एक बायस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अगला जो रीजन है उसको बोलते हैं लीनियंसी या स्ट्रिक्टनेस। कई बार कुछ जो बॉसेस होते हैं या सुपरवाइजर या मैनेजर होते हैं, वो बड़े ही स्ट्रिक्ट जो टाइप के होते हैं, बड़े ही कड़क तरीके से या एक्सट्रीमली लीनियंट तरीके से मार्किंग दे देते हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो टीचर हो। दोनों के केस में ये बड़ा कॉमन चीज है। कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एकदम काट कूट के पूरा कॉपी लाल लाल कर देंगे, तो ये हो गया एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। ठीक, बॉस भी वैसे कई सारे होते हैं, ठीक है, वो एकदम जो है बहुत एक्सट्रीम, उनको खुश करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक जो है लिमिटेशन है। इसके बाद अगला जो है वो है कि उसको बोलते हैं स्पिलओवर इफेक्ट। स्पिलओवर इफेक्ट का होता है कि बॉस के दिमाग में क्या होता है ना, कोई एक मुद्दा जो है पहले से चिपका हुआ है, ठीक है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब सामने वाला उस बात को बीते 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वो जो एक प्लस या माइनस चीज चिपका हुआ है वही चल रहा है और उसी के बेसिस पे जो है इवैल्यूएट कर देता है। इसी को बोलते हैं जो है स्पिलओवर इफेक्ट। स्पिलओवर इफेक्ट काफी हद तक जो है हेलो या हॉर्न से भी मिलता जुलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है वो फर्क होता है, ठीक है। फर्क ये होता है कि भाई हेलो हॉर्न जो है कुछ समय से होता है, स्पिलओवर जो है एक ही मुद्दे को पकड़ के बैठा हुआ और उसी के बेसिस पे सब कुछ कर देता है। अब वो मुद्दा जेन्युइन है, लेकिन वो 2 साल पहले 3 साल पहले का है, उसी को अभी भी पकड़ा हुआ है कि भाई किसी का जो है कुछ इशू जो है ऑब्जर्व हो गया, अब वो बंदा उसको ठीक भी कर चुका है, उसमें इंप्रूवमेंट भी ला चुका है, लेकिन बॉस उसी के पीछे पड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं स्पिलओवर इफेक्ट। इसके ठीक एक जो है मिलता जुलता एक और जो लिमिटेशन होता है उसको बोलते हैं रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट का मतलब होता है जो तुरंत अभी कुछ दिनों पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता, 10 दिन, मतलब रीसेंट इवेंट जो हाल ही में हुआ। रीसेंसी मतलब हाल में, ठीक है, किसी बात को लेकर। अब वो रीसेंसी इफेक्ट की वजह से क्या होता है जो है जो उसी चीज को पकड़ के बैठा रहता है। स्पिलओवर यानी कि कोई पुराना चीज, बहुत पुराना चीज को पकड़ के बैठा हुआ। रीसेंसी कोई रीसेंट चीज को लेके पकड़ा हुआ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है ना। मान लो किसी से अभी बहुत अच्छा रिलेशन है बॉस के साथ, लेकिन जस्ट थोड़े 1 दिन पहले जो है किसी बात को लेके, कोई भी मुद्दा को लेके थोड़ी सी बहस हो गई। अब वो पूरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वो जो बहस में जो नेगेटिविटी डेवलप हो गई, उसी की वजह से पूरा जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का सत्यानाश कर दिया। इसी को बोलते हैं रीसेंसी इफेक्ट।
ठीक है। स्पिलओवर बहुत पुराना मुद्दा को पकड़ के लिया और उसी के बेसिस पे इवैल्यूएट कर देना। रिसेंसी अभी हाल ही में कुछ हुआ, उसी को पकड़ के इवैल्यूएट कर देना, चाहे पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली करे, दोनों साइड में हो सकता है स्पिलओवर एंड रिसेंसी, ठीक है। जो 7वां लिमिटेशन है उसे कहते हैं सिमिलैरिटी एरर, यानी कि बॉस को कुछ पसंद है या बॉस कुछ करता है, बॉस यानी कि सुपरवाइजर या मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी हो, ठीक है ना, कुछ पसंद है, कुछ जो है एक्टिविटी करता है और सामने वाले का भी बारे में पता चला कि वो भी यही चीज करता है। जैसे मुझे संडे को फ्री टाइम मिले तो मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं और जिसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, मेरा जो जूनियर है, मेरा जो वर्कर है, मेरा जो सेल्स बंदा है या मेरा जो स्टूडेंट है, ठीक है, अगर इन केस ऑफ टीचर स्टूडेंट, वो भी जो है संडे को फुटबॉल खेलता है, तो फिर मैं ये लड़का बिल्कुल मेरे विचारधारा वाला है, तो फिर उसको फिर मैं अच्छा मार्क्स दे दूंगा या वो उसको अच्छा रैंकिंग दे दूंगा। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी एरर। या कोई बंदा जो है मान लीजिए अपने फ्री टाइम में, अपना हॉबी में जो है वो चिड़ियों को दाना खिलाता है और किसी तरीके से बातचीत के दौरान, इनफॉर्मल डिस्कशन के दौरान किसी पार्टी में आपको पता चल जाता है बॉस को कि ये भी चिड़ियों को दाना खिलाता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर पूरा अप्रेजल जो है बहुत अच्छा इंसान है तो फिर अच्छा रैंकिंग दे दो बढ़िया। या कोई बंदा जो है किसी XYZ जो भगवान का जो है बहुत मानता है और बॉस भी उसको बहुत मानता है, अरे वाह ये तो जो है हमारे ही जो भक्त भाई हैं, तो इनको उसी हिसाब से रैंकिंग, तो ये तो बहुत अच्छा है। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब मैं नहीं पसंद करता वही चीज ये करता है, यानी कि फिर ये तो चौपट केस है, तो फिर देन इन दैट केस फिर वो सिमिलैरिटी एरर, सिमिलैरिटी में वैसे ही और उसका उल्टा भी हो सकता है, तो सिमिलैरिटी एरर ये हो गया। 8वां जो एस्पेक्ट होता है कि फियर ऑफ लूजिंग रिलेशंस, जो मैंने पहले भी एक बार बता चुका हूं कि भाई बॉस इसलिए अच्छा रैंकिंग दे देता है कि कहीं हमारा रिश्ता ना खराब हो जाए, रिलेशन ना खराब हो जाए। ये जो है आपको जो है ऐसे पोजीशंस में बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल जाएगा जो रोटेशनल पोजीशंस होते हैं। रोटेशनल मतलब आज जब मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज है, आज तुम बॉस बने हो, 2 साल बाद जो है बी बॉस बनेगा, फिर उसके 2 साल बाद सी बॉस बनेगा, फिर उसके 2 साल बाद डी बॉस। जैसे आमतौर पर सरकारी जो है कॉलेजेस में HOD का पोजीशन होता है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे पोजीशंस होते हैं जहां पर जो है ना ये चीजें घूमती रहती हैं। तो बॉस जो है एक, तो फिर इन दैट केस भाई पता है उसको, भाई इसके अगर रैंकिंग दिया, खराब दिया, तो इससे मेरा रिश्ता जो है बिगड़ जाएगा और इससे मुझे बहुत सारे काम निकालने हैं, तो फिर देन इन दैट केस क्या करता है, रिश्ता ना बिगड़े इसलिए सबको अच्छा रैंकिंग दे देते हैं। ऐसे केस में आमतौर पर क्या होता है ना, सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज्यादा चल जाता है, भाई ठीक है सबको एवरेज देके निकाल दो, भाई क्यों मैं अपना रिश्ता खराब करूं, परफॉर्मेंस जैसे करना है वो करता रहेगा, कंपनी को जो होना है वो होता रहेगा, भाई मैं अपना रिलेशन क्यों खराब करूं। इस सोच की वजह से जो है ऐसे इवैल्यूएशंस आता है और ये जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। 9वां एस्पेक्ट बड़ा ही कॉमन है और सब इस बात को मुझे लगता है मानेंगे, वो है ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। और 10वां ये हो गया कि भाई चूंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत समय इसमें जो है लग सकता है, कई बार डिपेंडिंग कितने वर्कर्स हैं आपके अंडर और किस हद तक आप डिस्कशन कर रहे हो। अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो पूरा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये हो गया 10वां पॉइंट, यानी कि समय की बर्बादी हो सकता है अगर सही तरीके से न किया जाए। और लास्टली जो पहले भी हम बता चुके हैं कि भाई ये जो है बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, यानी कि देखिए जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ये जो है ना, ये क्या किए हो उससे ज्यादा किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किए और या फिर आपने सही तरीके से कम्युनिकेट तो किए लेकिन सामने वाले ने सही तरीके से नहीं लिया, पॉजिटिवली लेना भी आना चाहिए, ठीक है, तो फिर वो जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल पर दूसरा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द इस टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।